Hello student, this is the important one liner points of gynecology. Okay, देखो हमारा एक टारगेट है कि हम आपको थोड़ा सा कुछ पॉइंट वाइज स्टडी करवाएं जिससे आप क्या करें एग्जाम में आपसे सीधे सीधे वो पॉइंट पूछ ले जाएं और आप वो क्वेश्चन सही करके आओ तो उससे आपका थोड़ा ज्यादा फायदा हो जाए। ओके, तो हम क्या करेंगे, कुछ रैपिड रिवीजन ऐसे गायनेकोलॉजी के, रैपिड रिवीजन सर्जरी के, रैपिड रिवीजन एनाटॉमी के आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, तो इनको क्या करना है। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, इन वीडियोस को आप कैसे यूज करोगे। देखो ये वो वीडियोस हैं जिन वीडियोस को आप क्या करोगे, जैसे अगर आप खाली बैठे हुए हो या आप कभी ओपीडी में हो या कभी हॉस्पिटल में हो तो क्या कर रहे हो, इस वीडियो को ओपन कर लिया और इस वीडियो को आप फास्ट करके या कैसे भी आप इसको देख सकते हो। तो क्या करोगे, जो पॉइंट्स हम बता रहे हैं इनको साथ साथ रिवाइज करना, उससे क्या होगा, आपका काफी बेनिफिट होगा। ओके, चलो अब हम चलते हैं पॉइंट्स की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास पॉइंट्स हैं। इस वीडियो में अबाउट हमने 50 पॉइंट्स को कवर अप किया हुआ है। ओके, अबाउट 50 पॉइंट्स हमने कवर अप किए हुए हैं इसमें, और वो 50 पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो हैं जो आपसे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द लेडिक सेल सिक्रीट द टेस्टोस्टेरोन। ओके, लेडिक सेल क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन निकालती है। ओके, तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि लेडिक सेल क्या निकालती है, टेस्टोस्टेरोन। कभी कभी हम ये भूल जाते हैं, कभी कभी हम बोलते हैं कि सर्टोली सेल टेस्टोस्टेरोन निकालती है। ये टेस्टिस के अंदर कौन सी ऐसी सेल है जो क्या निकालती है, टेस्टोस्टेरोन निकालती है। तो याद रखना, लेडिक सेल क्या सिक्रीट करती है, लेडिक सेल सिक्रीट करती है टेस्टोस्टेरोन। क्लियर, एक पॉइंट आपका ये है। दूसरा मैं आपको बता दूं, द लेंथ ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ वेजाइना इज मोर देन एंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइना। देखो आपसे एक बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, आई थिंक एमयू का क्वेश्चन है ये, एमयू में आपसे ये पूछा गया था, आपको 4 स्टेटमेंट बता दिए गए थे और उन 4 स्टेटमेंट में आपसे ये स्टेटमेंट क्या था, गलत था। उन्होंने कहा था द लेंथ ऑफ एंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइना इज मोर देन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ वेजाइना, तो वो क्या हो गया था, गलत हो गया था। आपको पता होना चाहिए द लेंथ ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ वेजाइना इज मोर देन द एंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइना। क्लियर, ये पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पोस्टीरियर वॉल ऑफ वेजाइना जो है वो एंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइना से क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर, ये पॉइंट याद रखना, और ये मैंने अपने टेस्ट पेपर में भी आपसे पूछ चुका हूं मैं। क्लियर, चलो एक टर्म है, वो टर्म आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये पॉइंट बनाया है, दैट इज द वेजिनिस्मस। ओके, वेजिनिस्मस का मतलब क्या होता है समझना। देखो वेजिनिस्मस होता है ड्यूरिंग द क्वाइटस व्हेन द मेल जेनिटल ऑर्गन इंट्रोड्यूस इनटू द वेजाइना द रिकरेंट और परसिस्टेंट इनवॉलेंटरी टाइटनिंग ऑफ मसल अराउंड द वेजाइना इज नोन एट द वेजिनिस्मस। देखो क्या होता है, जब मेल का जो जेनिटल ऑर्गन होता है वो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो क्या हो जाता है, परसिस्टेंट इनवॉलेंटरी, थोड़ी देर के लिए टाइटनिंग हो जाती है मसल ऑफ वेजाइना की, इसी को बोला जाता है वेजिनिस्मस। देखो कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हो सकता है वो ऑप्शन इस तरीके से बनाएंगे कि आपको वो चीज रिलेट ही ना कर पाओ कि वेजिनिस्मस होता क्या है, तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए व्हाट इज द मीन ऑफ द वेजिनिस्मस। हो सकता है कभी आपसे पॉइंट में ये कभी आपसे पॉइंट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिया जाए। ओके, चलो अगर सपोज करो आपके पास एक पेशेंट आई है और आपको उसके वेजाइनल साइटोलॉजी करना है हार्मोन के लिए। ओके, तो आप कहां से सैंपल लोगे, याद रखना आप सैंपल लेते हो लैटरल वॉल से। ओके, आप सैंपल कहां से लेते हो, लैटरल वॉल से सैंपल लेते हो। तो सिंपल सा पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कभी वेजाइनल साइटोलॉजी करना चाहते हो फॉर द हार्मोनल चेंजेस तो आप सैंपल कहां से लेते हो, लैटरल वॉल से आप सैंपल लेते हो। क्लियर, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द टेस्ट इज फाउंड बाय द 6th to 7th वीक्स ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। याद रखना आपसे इंट्रायूट्राइन लाइफ के क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते, बट मैं आपको बता दूं कि गायनेकोलॉजी में बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो आपको इंट्रायूट्राइन लाइफ के बारे में पता होना चाहिए। जैसे एक पॉइंट मैं यहां पर आपको बता दूं, आप मुझे बताओ इंसुलिन का सिक्रीशन कब शुरू होता है, जल्दी से बताओ इंसुलिन कब सिक्रीट करना शुरू करता है। आपको पता है इंसुलिन कब करता है, 12th वीक में पैनक्रियास से इंसुलिन निकलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप जाकर के इनको नोट करोगे। ओके, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि आपको किन किन चीजों के इंट्रायूट्राइन लाइफ कब उनका डेवलपमेंट होता है या कब उनसे सिक्रीशन होते हैं, वो चीजें आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज है आपको इंसुलिन के बारे में पता होना चाहिए, दूसरी चीज है आपको सर्फेक्टेंट के बारे में पता होना चाहिए, तीसरी चीज है आपको पता होना चाहिए ग्लूकेगॉन के बारे में, ये कब कब निकलते हैं, और चौथी चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, आपसे पूछा जाता है एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। ओके, एमनियोटिक फ्लूइड का प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल सबसे ज्यादा कौन से वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में होता है। तो आप जाकर के देखोगे अबाउट द 30 to 34 वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइन में एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, सबसे ज्यादा हो जाता है। तो ये सब पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आप जाकर के, मैंने जो वीडियोस पढ़ाई हैं एमनियोटिक फ्लूइड की उसको जाकर के देखना, उसमें ये बात बताई है, उसी में मैंने आपको इंसुलिन, सर्फेक्टेंट एंड ग्लूकेगॉन के सिक्रीशन के बारे में भी बताया है। ओके, तो इन चीजों को आपको अच्छे से देखना है। चलो एमयू का बहुत फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था कभी, वो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते थे कि ये बता दो जेनिटल ऑर्गन का डेवलपमेंट किस किस तरीके से होता है और कौन कौन सी चीज कौन कौन से पर्टिकुलर
पर्टिकुलर जेनाइटल ऑर्गन को डेवलप करने में काम आती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो जेनाइटल फोल्ड हैं वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं पेनाइल यूरिथ्रा एंड लेबिया माइनोरा। याद रखना दिस इज द लेबिया माइनोरा, नॉट द लेबिया मेजोरा। ओके, लेबिया माइनोरा कौन बना रहे हैं, फोल्ड्स बना रहे हैं। ओके, याद रखना जैसे सपोज करो वेजाइना के स्ट्रक्चर बनाते हो तो कुछ इस तरीके से बनाते हो, अंदर ये दो फोल्ड होते हैं, उसके बाहर एक बड़े फोल्ड्स होते हैं, जो अंदर वाले फोल्ड होते हैं इन्हें कहा जाता है लेबिया माइनोरा, और बाहर वाले फोल्ड होते हैं इन्हें कहा जाता है लेबिया मेजोरा। जो लेबिया माइनोरा होता है उसके अपर जंक्शन पे पाया जाता है क्लाइटोरिस, और नीचे वाले जंक्शन पे आप जानते हो फॉर्चेट वगैरह पाया जाता है। क्लियर, तो ये मैं आपको बता दूं कि जो लेबिया माइनोरा होता है उसका डेवलपमेंट कहां से होता है, फोल्ड से डेवलपमेंट होता है। तो आप ऐसे करके याद रखोगे, अंदर वाले किससे डेवलप होते हैं, फोल्ड से डेवलप होते हैं, मींस लेबिया माइनोरा डेवलप फ्रॉम द जेनाइटल फोल्ड। क्लियर, उसके बाद जेनाइटल ट्यूबेरिकल, जेनाइटल ट्यूबेरिकल से डेवलप होते हैं पेनिस एंड क्लाइटोरिस। अब देखो याद कैसे करोगे, याद रखना आप समझते हो ट्यूबर के बारे में, आप समझते थे ट्यूबर, जैसे आप 12th क्लास जब पढ़ते थे, 11th क्लास जब आप पढ़ते थे तो आप पढ़ते थे किसके बारे में, पोटैटो के बारे में। तो पोटैटो क्या होता है, एक ट्यूबर होता है, ट्यूबर का मतलब होता है ऐसे निकला हुआ कोई चीज। ओके, तो आप समझते हो पेनिस भी क्या होता है, एक एलोंगेटेड बॉडी होता है, क्लाइटोरिस भी क्या होता है, एक एलोंगेटेड बॉडी होता है, दोनों ही ट्यूबेरिकल टाइप के होते हैं। तो किससे डेवलप होंगे, जेनाइटल ट्यूबेरिकल से डेवलप होंगे, इस तरीके से याद रखना है। ओके, उसके बाद आया हमारे पास जेनाइटल स्वेलिंग। आप देखते हो कि जो स्क्रोटम होता है वो भी क्या होती है, एक स्वेलिंग टाइप की होती है, एक पाउच टाइप का होता है, और जो लेबिया मेजोरा होते हैं ना ये भी बड़े फोल्ड्स होते हैं। ओके, तो ये भी क्या हो गई, एक स्वेलिंग होगी। तो याद रखना जेनाइटल स्वेलिंग से डेवलप कौन होता है, स्क्रोटम एंड लेबिया मेजोरा डेवलप होते हैं। स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, मैं यहाँ इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं, ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जेनाइटल फोल्ड से डेवलप, जेनाइटल फोल्ड से क्या डेवलप होता है, पेनाइल यूरेथ्रा, लेबिया माइनोरा, पेनिस एंड क्लाइटोरिस डेवलप फ्रॉम द जेनाइटल ट्यूबेरिकल एंड स्क्रोटम एंड लेबिया मेजोरा बाय द जेनाइटल स्वेलिंग। ओके, याद रखना स्क्रोटम भी स्वेलिंग की तरह होता है, और मेजोरा बड़े वाले फोल्ड्स होते हैं, ये वाले, ये भी क्या ऐसे स्वेलिंग की तरह होते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं, और यहां पर ऊपर पाया जाता है मॉन्स प्यूबिस। ओके, सबक्यूटेनियस फैट होती है, बाकी जो अंदर वाले लिप्स होते हैं लेबिया माइनोरा, वहां पर लिप हेयर्स नहीं पाए जाते। ओके, तो ये चीज याद रखोगे। ओके, चलो आपसे पॉइंट पूछा जाता है मोस्ट पोटेंट टेस्टोस्टेरोन कौन सा है, तो आप क्या बताते हो, डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। जब क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन के अंदर दो वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं तो बन जाता है डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। ओके, और यही डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, मोस्ट पोटेंट टेस्टोस्टेरोन होता है। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखो आप एक बात तो अच्छे से जानते हो, जो सर्टोली सेल है वो क्या करती है, इनहिबिन निकालती है। सर्टोली सेल क्या निकालती है, इनहिबिन निकालती है। बट आपको एक बात हो सकता है उतने अच्छे से ना पता हो, वो बात ये है कि जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होती है ये भी कौन सिक्रीट करता है, ये भी सिक्रीटेड बाय द सर्टोली सेल्स। क्लियर, यहीं पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं और बताता हूं। अगर आपसे मैं कहूं हमारे पास दो हार्मोन है, एक है एफएसएच और एक है एलएच, आप इन दोनों हार्मोन्स में से मुझे एक बात ये बताओ कि जो एफएसएच है वो जाकर के टेस्टिस के किस पार्ट पे काम करता है, और जो एलएच है वो टेस्टिस के किस पार्ट पे काम करता है। जल्दी से सोच के बताओ, जल्दी से सोचो, एफएसएच जाके किस सेल पे करेगा और एलएच जाकर के किस सेल पे करेगा। देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, जो एफएसएच है ना वो जाता है और काम करता है सर्टोली सेल पे, और जो एलएच है वो जाता है लिडिक सेल पे। ओके, तो सिंपल सी बात आपको पता चल गई, एफएसएच में एस आ रहा है जाएगा सर्टोली पे, लिडिक में एलएच में लिडिक एल आ रहा है और जाएगा लिडिक सेल पे। क्लियर, तो ये बात याद रखना। तो सिंपल सी बात आपको एक आज मैंने बता दी। स्टूडेंट बहुत दिमाग लगा करके यहां पर बैठना है, बिल्कुल इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप दिमाग हटा करके, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि आज हम पढ़ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द gynecology. Okay, androgen binding protein and the hormone inhibin is secreted by the Sertoli cells of the testis. Clear, ये चीज होगी। अच्छा एक चीज और है, Sertoli cell या इनका दूसरा नाम होता है जिसे क्या कहा जाता है, नर्स सेल कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करती हैं, नर्समेंट प्रोवाइड करती हैं किसके लिए, डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ के लिए। क्लियर, ये बात आप याद रखोगे। ओके, नेक्स्ट सिंपल सी बात आपको मैं बता दूं यहां पर कि जो हमारा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन होता है ये फंक्शनली सिमिलर होता है एलएच से। ठीक है, तो ये बात आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं पे क्लियर कर लो। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शनल सिमिलैरिटी ऑफ द एचसीजी विद द एलएच। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी सिमिलैरिटीज होती हैं जो एचसीजी शो करता है एलएच के लिए, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट इंपॉर्टेंट ये है कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन बनाएगा, आपसे कहेगा एचसीजी इज फंक्शनली सिमिलर टू एलएच, एफएसएच, एसीटीएच, या कोई और बता देगा, टीएसएच बता देगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एचसीजी इज फंक्शनली सिमिलर टू एलएच। क्लियर, तो ऐसे हमको याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, सीधे सीधे आपको याद रखना है, अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस इज ड्राइव फ्रॉम द मुलेरियन डक्ट। ओके, अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस कौन बनाता है, मुलेरियन डक्ट बनाता है, एंड अपेंडिक्स ऑफ एपिडाइमिस इज ड्राइव फ्रॉम द उल्फियन डक्ट। ओके, सिंपल सा एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे यहां पर बताऊं, स्टोरेज ऑफ स्पर्म कहां पर होता है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेल, ह्यूमन मेल की बात करते हैं जब हम, तो याद रखना एपिडाइमिस में क्या होता है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म होता है। क्लियर, तो ये बात याद रखोगे। तो पॉइंट क्या है हमारा,
पॉइंट ये है, अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस इज ड्राइव फ्रॉम द मुलेरियन डक्ट एंड अपेंडिक्स ऑफ इपिडिडाइमिस इज ड्राइव फ्रॉम द उल्फियन डक्ट। क्लियर, ये पॉइंट है हमारा। 11 पॉइंट के लिए आप बहुत ज्यादा यहां 2-3 बार इंपॉर्टेंट लिख लो। ओके, 2-3 बार इंपॉर्टेंट लिख लो। जो 11 पॉइंट है मैंने कंसाइज करा हुआ है छोटे सी जगह पे, आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये पॉइंट आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है और उम्मीद है कि आपसे ये पूछ भी लिया जाएगा। ओके, हमें 2 एंगल बताए जाते हैं, वन इज द एंटी फ्लैक्शन एंड वन इज द एंटी वर्जन। ओके, अब आप समझना कि एंटी फ्लैक्शन एंटी वर्जन क्या है। सबसे पहले मैं आपको एंटी वर्जन के बारे में बताऊंगा। याद रखना, ये जो एंगल ऑफ एंटी वर्जन होता है ना, ये होता है सर्विक्स एंड वेजाइना के बीच में। ओके, ये क्या होता है, सर्विक्स और वेजाइना के बीच में होता है। कौन सा एंगल स्टूडेंट, मैंने बता रहा हूं एंटी वर्जन एंगल। याद रखना, देखो ये है यूट्रस, अभी मैं डायग्राम से समझा दूंगा। ये है यूट्रस, यूट्रस की ओपनिंग क्या हो जाएगी, सर्विक्स हो जाएगी, और ये कैनाल क्या हो जाएगी, ये कैनाल हो जाएगी वेजाइनल कैनाल। ओके, ये वेजाइनल कैनाल हो गई। अब याद रखना, देखो ये बनाया मैंने क्या, ये है सर्विक्स हमारा। ओके, ये क्या हो जाएगा, सर्विक्स हो जाएगा, ये हो गई वेजाइना, और ये है यूट्रस। तो याद रखना, सर्विक्स और वेजाइना के बीच जो एंगल है उसको आपने बोला एंगल ऑफ एंटीवर्जन। ऐसे करके देखो, ये एंगल, ये क्या है, ये है सर्विक्स, ये है वेजाइना। तो इसके बीच का जो एंगल होता है अबाउट 90 डिग्री होता है, वो क्या होता है, एंगल ऑफ एंटीवर्जन होता है। याद रखना, ये खुद बता रहा है वी फॉर वर्जन और वी फॉर वेजाइना। वेजाइना का एंगल किसके साथ, सर्विक्स के साथ। क्लियर, ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखोगे। इसके अगेंस्ट में, और ये 90 डिग्री के आसपास होता है, और इसके अगेंस्ट में एंगल ऑफ एंटीफ्लैक्शन हम देखते हैं, ये होता है बिटवीन सर्विक्स एंड यूट्रस। ओके, तो ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए स्टूडेंट। और एक चीज याद रखना, इसका जो एंगल है ना, कभी कभी किसी बुक में ये 120 लिखा होता है, किसी बुक में ये 125 लिखा होता है। जैसे डायग्राम में आप देख रहे हो तो 125 लिखा हुआ है, बट इन दो में से कभी आपको एक चूज करना पड़े तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 120 के आसपास। ओके, तो याद रखना 120 के आसपास जो भी आंसर होगा आप उसको सिलेक्ट करोगे। तो एंगल ऑफ एंटीफ्लैक्शन क्या हो जाएगा, बिटवीन द सर्विक्स एंड द यूट्रस, एंड एंगल ऑफ एंटीवर्जन बिटवीन द सर्विक्स एंड वेजाइना। और यही दोनों एंगल होते हैं जो क्या करवाते हैं, यूट्रस को एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लैक्स्ड पोजीशन में रखवाने का काम करते हैं। तो याद रखना, अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए जो यूट्रस है उसकी नॉर्मल पोजीशन क्या होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लैक्स्ड पोजीशन होती है। ओके, एंटीवर्टेड और क्या होती है, एंटी फ्लैक्स्ड पोजीशन होती है, नॉर्मल पोजीशन ऑफ द यूट्रस। क्लियर, तो ये मैं आपको बता दे रहा हूं, ये भी क्वेश्चन पॉइंट है, आपसे पूछा जा चुका है, कहीं पर आपने प्रीवियस लगाया होगा तो आपको पता होगा कि यूट्रस की अगर आपसे एग्जैक्टली पोजीशन पूछी जाए तो क्या होती है, एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लैक्स्ड पोजीशन होती है। क्लियर, ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखोगे। देखो ये लिखा भी है, एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लैक्स्ड। अच्छा, एक चीज और है, याद रखना, जब आप प्रोलैप्स देखते हो ना, यूट्राइन प्रोलैप्स देखते हो, मैं आपको वीडियो में पढ़ाऊंगा वो आगे चल करके। जब आप यूट्राइन प्रोलैप्स देखते हो तो यूट्राइन प्रोलैप्स के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है जो होना चाहिए, वो होती है रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस। यूट्रस का क्या कर जाना, रेट्रोवर्टेड कर जाना। मीन जैसे यूट्रस ये है तो यूट्रस का यहां पहुंच जाना। तो याद रखना, प्रोलैप्स के लिए सबसे मेन कंडीशन होती है रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस। क्लियर, चलो समझ में आ गया होगा। एंटीवर्जन क्या है, 90 है, एंटीफ्लेक्शन क्या है, 120 125। अच्छा, एक चीज और याद रखना, अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए वेजाइना जो है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाती है, तो याद रखना वेजाइना हॉरिजॉन्टल से बनाती है 45 डिग्री का एंगल। ओके, कितना बनाती है, 45 डिग्री का एंगल बनाती है। कभी आपसे पूछ लिया जाएगा, आपसे एक एंगल लास्ट ईयर पूछा गया था, आपसे पूछा गया था जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो कितना एंगल बनाती है जो कैनाल है उससे, तो आपका आंसर था 55 डिग्री के आसपास। ओके, चलो आगे चलते हैं। होमोलॉगस ग्लैंड के बारे में आप सिंपल सा पॉइंट है, आपको ये पता भी होगा, बल्कि मैं बता दे रहा हूं आपको। अगर हम बात करें वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड की या फिर कॉपर्स ग्लैंड की, ये पाई जाती है मेल के अंदर, ये फीमेल की बार्थोलिन ग्लैंड से क्या करती है, होमोलॉगी शो करती है। क्लियर, प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर हम बात करें, प्रोस्टेट ग्लैंड स्किन ग्लैंड या फिर पैरायूरेथ्रल ग्लैंड से होमोलॉगी शो करती हैं। क्लियर, ये याद रखोगे। पेनिस होमोलॉगी शो करता है किससे, क्लाइटोरिस से। गुबर्नाकुलम होमोलॉगी शो करता है राउंड लिगामेंट से, और स्क्रोटम किससे होमोलॉगी शो करता है, लेबिया मेजोरा से होमोलॉगी शो करता है। ओके, तो ये बातें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपसे पॉइंट में पूछी जा सकती हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आपको अगर ये बातें पता है तो आप अच्छा कर ले जाओगे। ओके, तो याद रखना, वल्वो यूरेथ्रल या फिर कॉपर्स ग्लैंड है वो बर्थोलिन ग्लैंड से होमोलॉगी शो करेगी। प्रोस्टेट ग्लैंड स्किन ग्लैंड या ग्लैंड ऑफ स्किन से या पैरायूरेथ्रल ग्लैंड से होमोलॉगी शो करती है। पेनिस क्लाइटोरिस से, गुबर्नाकुलम राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस से, एंड स्क्रोटम लेबिया मेजोरा से होमोलॉगी शो करता है। क्लियर, ये बात आप याद रखोगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। एंडो सर्विक्स इज लाइंड बाय द सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम, ये पता होना चाहिए। एक्टो सर्विक्स इज लाइंड बाय द स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस ग्लैंड। अभी आगे चल के मैं स्क्वैमो कॉलुमनर जंक्शन की बात बताऊंगा आपको, ठीक है, आगे चल के मैं अभी आपको बताऊंगा, अगले पॉइंट में है कहीं पे, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। एंडो सर्विक्स इज लाइंड बाय द सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम, एक्टो सर्विक्स इज लाइंड बाय द स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, इसको आप कैसे याद करोगे मैं बताऊं, आप हो सकता है कभी भूल जाओ, तो याद रखना जो एंडो सर्विक्स है वो कहां पर होगा, अंदर साइड में। एक्टो सर्विक्स कहां होगा,
बाहर वाले साइड में। तो याद रखना सी पहले आता है कॉलुमनर में और एस स्क्वैमस में बाद आता है। जब अल्फाबेट देखते हैं तो सी पहले है मतलब अंदर है, मींस एंडोसर्विक्स में है, सी मींस कॉलुमनर, और एस कहां है, एक्टोसर्विक्स मींस स्क्वैमस कहां है, एक्टोसर्विक्स में है। क्लियर? और इनका दोनों का जंक्शन जो होता है स्क्वैमस और कॉलुमनर का, उसको कहा जाता है स्टूडेंट स्क्वैमो कॉलुमनर जंक्शन। और इस कॉलुमनर जंक्शन का एक क्लिनिकल एस्पेक्ट है जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं थोड़ा सा आगे चल करके। ओके, नाउ और नेक्स्ट पॉइंट एंड द क्वेश्चन ऑफ द एआईपीजीटी 2021 में आपसे पूछा गया मिसल मर्ज के बारे में। स्टूडेंट मैं सारे सिंड्रोम्स फीमेल वाले सब एक जगह पढ़ाऊंगा, एक पर्टिकुलर वीडियो में मैं सारे सिंड्रोम को कवर करूंगा, याद रखना। लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, जिसमें मिसल मर्ज होगा, एसरमैन्स होंगे और भी सिंड्रोम्स होंगे। ओके, मिसल मर्ज की बात करें, इसी क्या होता है, ओवुलेटरी पेन होता है सीन एट द टाइम ऑफ द ओवुलेशन। आपसे सिंपल सा पॉइंट पूछा गया था, व्हाट इज द मिसल मर्ज, आपका आंसर था ओवुलेटरी पेन, और यही एआईपीजीटी 2021 में आपसे पूछा गया था। ओके, चलो आपसे पूछा जाता है ब्लीडिंग मोस्ट प्रोबेबली सीन इन द 2 to 6 डेज, 2 से 6 दिन तक ब्लीडिंग होती है, ये बात आपको पता ही है। ये नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम होता है। ब्लीडिंग टाइम कितना होता है, 2 to 6 डेज होता है, छोड़ दो। अगला आ जाओ, ब्लड लॉस ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द 30 to 50 ml। बहुत सी बुक्स हैं 45 ml लिखती हैं, 30 लिखती हैं, 50 लिखती हैं। मैं आपको एक रेंज बता रहा हूं, ब्लड लॉस ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल शुड बी द 30 to 50 ml। इससे ज्यादा हो रहा है तो कोई अलग कंडीशन बन जाएगी, कम हो रहा है तो एक अलग कंडीशन बन जाएगी, जिसको आगे चल करके हम क्या करेंगे, अभी एक्सप्लेन करेंगे। ओके, चलो, मेल एंड फीमेल इंटरनल जेनिटिलिया कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय द 10 वीक ऑफ द जेस्टेशन। इसका एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी है। इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप यूएसजी करके, अल्ट्रासाउंड करके आप देखना चाहते हो, मेल एंड फीमेल में डिफरेंशिएट करना चाहते हो, तो आपको पता है मेल एंड फीमेल इंटरनल जेनिटिलिया कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय द 10 वीक ऑफ द जेस्टेशन। ठीक है, 10 वीक ऑफ जेस्टेशन में इंटरनल जेनिटिलिया दिख जाएंगे, तो आप क्या करोगे, उन इंटरनल जेनिटिलिया को किसी तरीके से देख करके क्या बता सकते हो, आप बता सकते हो कि वो मेल है या फीमेल है। ओके, तो एक ये तरीका है, बट दिस इज द इलीगल प्रोसीजर। ओके, तो मैं आपको बता दूं मेल एंड फीमेल इंटरनल जेनिटिलिया डिफरेंशिएट होते हैं 10 वीक ऑफ जेस्टेशन में। ओके, ये पता चल गया। अगले पॉइंट को फिर आपको क्वेश्चन बना करके लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बात आपको पता होना चाहिए। गार्टनर सिस्ट सीन इन द एंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइना, ये भी एआईपीजीटी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो गार्टनर पूछ लिया गया तो आपसे वर्थोलिन सिस्ट पूछा जा सकता है, एंड दिस इज फाउंड इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द वेजाइना। कंट्रास्ट पॉइंट है दोनों, गार्टनर एंटीरियर वॉल में होता है एंड वर्थोलिन कहां पर होता है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द वेजाइना में होता है। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे से याद रखोगे। ओके, तो इतनी चीज आप अच्छे से याद रख लो तो आपसे एक क्वेश्चन यहां से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो याद रखना। अच्छा चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो ये गार्टनर एंड बर्थोलिन आपको पता चल गया, गार्टनर एंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइना एंड बर्थोलिन पोस्टीरियर वॉल ऑफ वेजाइना। ओके, मोस्ट कॉमन सिस्ट इन द वेजाइना और वल्वा इज द इंक्लूजन सिस्ट। मोस्ट कॉमन अगर कभी आपसे पूछ ले तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्लूजन सिस्ट हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला चलते हैं। मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमली ऑफ द यूट्रस इज द, सबसे ज्यादा कंजेनाइटल एनोमली यूट्रस की कौन सी होती है, सेप्टेट, उसके बाद बाइकॉर्नुएट होती है। जैसे मैं आपको बता दूं, सपोज करो ये यूट्रस है किसी का, ऐसे मैं यूट्रस बना रहा हूं, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे चल करके। तो क्या होता है यूट्रस में, क्या होते हैं, ऐसे सेप्टा का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से क्या लगेगा, यूट्रस आपको दो पार्ट में बटा हुआ है या टू यूट्रस दिखाई देते हैं। तो याद करना, आपसे कभी पूछ लिया जाए मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल एनोमली ऑफ द यूट्रस इज द सेप्टेट, बाइकार्नुएट के बाद। बाइकार्नुएट अलग होता है, सेप्टेट अलग होता है, तो सेप्टेट क्या हो जाती है, मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल एनोमली ऑफ यूट्रस हो जाती है। क्लियर? ये बात याद रखोगे। अगला आ जाओ, अगला आ जाओ, फैलोपियन ट्यूब इज लाइंड बाय द सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम। जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम से लाइंड होती है। अब मैं आपको बता दूं सीलिएटेड से क्यों लाइंड होती है, बिकॉज क्या करना है उसे, ओवा और स्पर्म को क्या करवाना है, मूव करवाना है। तो अगर कहीं पे किसी चीज को मूव करवाना होता है तो हमारे पास कौन सी एपिथेलियम पाई जाएगी, सीलिएटेड एपिथेलियम पाई जाएगी। क्लियर? ये बात आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देख लो, रैमिनेंट ऑफ द डिफरेंट डक्ट। कुछ डक्ट है हमारे पास जिनके रैमिनेंट्स होते हैं, जो आपको पता होना चाहिए, आपसे रैमिनेंट्स पूछे जाते हैं। तो वुल्फियन डक्ट के रैमिनेंट इपोउफ्रॉन होता है, पैराउफ्रॉन होता है, गार्टनर्स हाइडेटेड और गार्टनर्स डक्ट होता है, हाइडेटेड ऑफ मोरगोगनी। ओके, तो ये क्या होते हैं, ये वुल्फियन डक्ट के रैमिनेंट्स होते हैं। और मुलेरियन डक्ट के रैमिनेंट्स कौन होते हैं, अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस, यूट्रिकुलस मैस्कुलिनाइस। ओके, तो ये मैस्कुलिनस, तो ये चीजें क्या होती हैं, मुलेरियन डक्ट के रैमिनेंट्स होते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हो सकता है कभी आपसे क्वेश्चन बना लेगा तो आप इधर उधर देखोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर पता है तो आप कर लोगे, नहीं पता है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट है, डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू द ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। याद रखना, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, एक ऑटोसोमल डिजीज होती है और 21st क्रोमोसोम की किसकी वजह से हो जाती है, ट्राइसोमी की वजह से हो जाती है। अब 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी क्यों हो रही है, तो आप एक सिंपल सी बात जानते हो, एक मिनट मैं सही से लिख दे रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए। ट्राइसोमी क्यों हो रही है, तो आप जानते हो क्या हो रहा है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ
क्रोमोसोम हो रहा है। ओके, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है। आपने देखा होगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होता है, क्रोमोसोम का डिसजंक्शन होता है। बट अगर किसी वजह से क्रोमोसोम का डिसजंक्शन ना हो पाए, दिस कंडीशन इज नोन एज द नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, एंड ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम ट्राइसोमी ऑफ द क्रोमोसोम टेक प्लेस, एंड इफ द ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम टेक प्लेस, दिस इज नोन एज द डाउन सिंड्रोम। जैसे आप एडवर्ड देखते हो तो एडवर्ड में कौन सी होती है, 18 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है, जाकर के देखना आप, है ना। तो डिफरेंट क्रोमोसोम में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ट्राइसोमी हो रही है। तो ये क्या है, एक ऑटोसोमल डिजीज होती है। ओके, चलो आपसे डाउन सिंड्रोम के बारे में फीचर्स पूछे जाते हैं स्टूडेंट, आप जाना और यहीं पे डाउन सिंड्रोम के फीचर्स को नोट करना। ओके, जैसे जैसे टंग पाई जाती है उसमें जैसे जैसे एपिकैंथस फोल्ड्स लूज हो जाते हैं, तो वो सारी चीजें आप यहीं पे नोट कर लोगे। ओके, चलो लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन रिक्वायर्ड फॉर द इनिशिएशन ऑफ द एलएच सर्ज। याद है आपको, एक चीज मैं बता दूं, कितना ईस्ट्रोजन का लेवल होना चाहिए जो एलएच सर्ज इनिशिएट हो जाए। तो आपका आंसर क्या है, 200 पिकोग्राम पर एमएल। अब मैंने ये डाटा क्यों बताया, मैंने ये डाटा इसलिए बताया, आपसे डाटा बेस्ड क्वेश्चन भी प्रीवियस पूछे गए, इसीलिए मैं कुछ डाटा यहां पर यूज कर रहा हूं। ओके, तो लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन रिक्वायर्ड फॉर द इनिशिएशन ऑफ एलएच सर्ज, आंसर क्या हो जाएगा, 200 पिकोग्राम पर एमएल हो जाएगा। क्लियर। चलो थैलार्की आप समझते हो, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट क्या होता है, फर्स्ट विजिबल साइन ऑफ द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का फर्स्ट विजुअल साइन क्या होता है, थैलार्की होता है। थैलार्की मींस डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि वो फीमेल या फिर वो बेबी क्या होने लगी है, वो बच्ची जो है उसके अंदर प्यूबर्टी आना शुरू हो रही है। ओके, तो ये बात आप अच्छे से याद रखोगे। तो इसमें बहुत से पॉइंट दे सकता था, वो ये दे सकता था फर्स्ट विजुअल साइन ऑफ द प्यूबर्टी क्या हो जाए, वॉइस का चेंज हो जाना, या फिर आपके शोल्डर्स का नैरो हो जाना, या फिर इशियम का बाहर निकल जाना, थैलार्की। तो आप कंफ्यूज कर जाओगे, तो याद रखना थैलार्की क्या हो जाएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, एंड दिस इज द फर्स्ट विजुअल साइन ऑफ द प्यूबर्टी। ओके स्टूडेंट, याद रखना ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कम टाइम में आप ज्यादा चीजें यहां से कवर अप कर सकते हो। ओके, अगला पॉइंट है हमारा, ड्यू टू इंक्रीज एलएच थीका सेल प्रोड्यूस द एंड्रोजन। याद रखना जैसे एलएच बढ़ता है वैसे ही थीका सेल एंड्रोजन बनाना शुरू कर देती है, एंड इन एडिपोज टिश्यू एंड इन ग्रैनुलोसा सेल एंड्रोजन कन्वर्टेड इनटू ईस्ट्रोजन। तो आप याद रखना क्या हुआ, जैसे जैसे एलएच इंक्रीज करता है वैसे वैसे थीका सेल क्या करती है, एंड्रोजन मींस टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन शुरू कर देती है। बट ये टेस्टोस्टेरोन, ये एंड्रोजन एडिपोज टिश्यू में जाकर के, बहुत अच्छे से समझना, एडिपोज टिश्यू और ग्रैनुलोसा सेल में जाके एक एंजाइम होता है जिसको कहा जाता है एरोमेटेज। इस एरोमेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या कर लेता है, ये एंड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ईस्ट्रोजन के अंदर। ओके, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, तो इस पॉइंट को आप नोट करना अपनी कॉपी पे। चलो, बिफोर ओवुलेशन देयर इज द एलएच एंड एफएसएच। हां, ये पॉइंट अच्छे से याद रखना, ओवुलेशन होने से पहले दोनों ही सर्ज होते हैं, चाहे वो एलएच हो चाहे वो एफएसएच हो। जब आप ग्राफ देखोगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, एफएसएच का ग्राफ भी ऐसे उठा हुआ होता है और एलएच का ग्राफ भी ऐसे उठा हुआ होता है। बट याद रखना जो ओवुलेशन है वो केवल एलएच सर्ज की वजह से होता है, बट होते दोनों सर्ज हैं। बिफोर ओवुलेशन देयर इज द एलएच एंड एफएसएच सर्ज टेक प्लेस, बट द ओवुलेशन इज ड्यू टू द एलएच सर्ज। क्लियर, ये पॉइंट आपको अच्छे से यहां से पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इफ एफएसएच इज ग्रेटर देन 20 इंटरनेशनल पर लीटर इन 40 to 50 years फीमेल एंड सेसेशन ऑफ मेंसेस टेक प्लेस ग्रेटर देन 1 year फॉर द ग्रेटर देन 1 year, देन दिस इज नोन एज द मेनोपॉज। तो बताने का मतलब क्या है, बताने का मतलब यह है कि अगर एफएसएच का लेवल एक 40 to 50 डिकेड की फीमेल के अंदर ग्रेटर देन 20 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर है और उसमें मेंसेस ग्रेटर देन 1 year से नहीं आ रहे हैं, देन दिस इज द कंडीशन ऑफ द मेनोपॉज। ओके, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, मेनोपॉज की हो जाएगी। हो सकता है कभी आपसे डेफिनेशन पॉइंट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर मेनोपॉज गोनाडोट्रोपिन एलएच एंड एफएसएच लेवल इंक्रीजेस। याद रखना क्यों इंक्रीज करता है, मैं आपको बताऊं क्या होता है। आप जैसे मान लिया एक कोई रिप्रोडक्टिव फीमेल है, कोई गर्ल है, वो रिप्रोडक्टिव एज में है, तो क्या होता है ये एलएच एंड एफएसएच यूज होते रहते हैं। कहां पर यूज होते हैं, ओवरी के पास जाकर के यूज हो रहे होंगे, डेवलपमेंट ऑफ ओवम करवाएंगे, एंड आफ्टर ऑल क्या होता है, उनका यूज कर लिया जाता है। बट क्या हुआ, मेनोपॉज में तो इनका कोई यूज नहीं रहा। जब मेनोपॉज में इनका कोई यूज नहीं रहा तो ये क्या करते हैं, इनका लेवल इंक्रीज कर जाता है और ये यूरिन से क्या करते हैं, पास आउट होना शुरू कर देते हैं। बट याद रखना मेनोपॉज में ईस्ट्रोजन की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। क्लियर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना कि मेनोपॉज के बाद गोनाडोट्रोपिन का लेवल जो होता है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, बट ईस्ट्रोजन की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। क्लियर, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट,
ऑस्टियोपोरोसिस सीन इन द पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल। अगर पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल में आपसे पूछा जाए, कुछ सिम्टम्स वगैरह पूछे जाएं, क्लिनिकल फीचर्स पूछे जाएं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। क्लियर? ये पॉइंट आप याद रखोगे। कभी कभी आपसे इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि व्हाट इज द इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि व्हेन अ फीमेल इज नॉट एबल टू गेट द प्रेग्नेंट आफ्टर 1 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। आप देखो, पहले डब्ल्यूएचओ ने जो डेफिनेशन बताई थी वो बताई थी 6 मंथ। ओके, पहले 6 मंथ की डेफिनेशन थी कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद 6 मंथ के अंदर अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है, मींस दैट दिस इज द केस ऑफ द इनफर्टिलिटी। बट उसको बाद में करेक्ट करके क्या बताया गया? उसको यह बताया गया व्हेन अ फीमेल इज नॉट एबल टू गेट द प्रेग्नेंट आफ्टर द 1 ईयर ऑफ द अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और द सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो क्या इसे बोला जाएगा? इनफर्टिलिटी बोला जाएगा। क्लियर? ये बात आपको पता होना चाहिए। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। व्हाट डू यू मीन फ्रॉम द प्रीकॉशियस प्यूबर्टी? प्रीकॉशियस प्यूबर्टी का मतलब होता है कि जो एक टाइम है पर्टिकुलर, उस टाइम से पहले सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, उनका डेवलपमेंट हो जाना। ओके, जैसे फीमेल के अंदर लेस देन 7 ईयर पे और मेल के अंदर लेस देन 9 ईयर पे क्या हो जाना? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट हो जाना। इसको बोला जाता है प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं कॉर्पस ल्यूटियम नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में 10 टू 12 डेज एंड इन प्रेग्नेंट फीमेल में 10 टू 12 वीक होता है। अच्छा, एक चीज याद रखना, नॉन प्रेग्नेंट है तो 10 टू 12 डेज में ये क्या हो जाएगी? कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, और डिसइंटीग्रेट होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे बोलते हैं हम कॉर्पस एल्बिकेंस बोलते हैं। ओके, और प्रेग्नेंट में क्या हो जाएगा? 10 टू 12 वीक में क्या हो जाएगी? ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। जब डिसइंटीग्रेट हो जाएगी 10 टू 12 वीक में, तो जो काम कॉर्पस ल्यूटियम प्रेग्नेंट फीमेल में 10 टू 12 वीक्स तक कर रही थी, वही काम करना कौन शुरू कर देगा? प्लेसेंटा करना शुरू कर देगा। ओके, जो डिफरेंट हार्मोन्स कार्पस ल्यूटियम निकाल रही थी वो प्लेसेंटा निकालेगा। बट अगर हम नॉन प्रेग्नेंट फीमेल की बात करें, एक ऐसी फीमेल की बात करें जिसके अंदर ओवा तो निकला, मीन सेकेंडरी ओसाइट तो निकला, बट फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मींस दैट वो एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है, उसके अंदर जो कॉर्पस ल्यूटियम होगी वो कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाएगी आफ्टर द 10 टू 12 डेज कॉर्पस एल्बिकेंस, एक व्हाइट लाइक के स्ट्रक्चर या फिर डॉट के अंदर। ओके, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज द पैप स्मीयर, या इसी को बोला जाता है पैपनिकोलाउ टेस्ट। ये क्या होता है? एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। याद रखना, नॉट द डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द वुमेन अबव 21 years and sexually active at least 3 years। ये क्या है? पैप स्मीयर को स्क्रीनिंग करवाने के लिए ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए, एक वुमेन होना चाहिए जो 21 ईयर से ऊपर की है और सेक्सुअली एक्टिव है एटलीस्ट 3 ईयर्स से। क्लियर? उसमें क्या करवाते हो आप? पैप स्मीयर करवाते हो। पैप स्मीयर में क्या होता है? एक स्पैचुला यूज करा जाता है जिसको बोला जाता है आयोप्स स्पैचुला, इज यूज्ड टू स्क्रब द स्क्वैमोकोलुमिनर जंक्शन ऑफ सर्विक्स। अभी आपको मैंने बताया था स्क्वैमस और कोलुमिनर सेल का एक जंक्शन होता है जिसे बोला जाता है स्क्वैमोकोलुमिनर जंक्शन, और ये कहां पाया जाता है? पोस्टीरियर वॉल ऑफ सर्विक्स पे पाया जाता है। यहां से क्या करते हैं हम? कुछ सेल्स को निकालते हैं और इसमें एक स्पैचुला यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है आयर्स स्पैचुला। ये आयर्स स्पैचुला का फोटो है। ओके, तो आयर्स स्पैचुला यहां पर यूज करते हैं, उसमें स्क्रब करते हैं स्क्वैमोकोलुमिनर जंक्शन को, वहां से सेल्स लेते हैं, फिर उनकी स्टडी करते हैं और आफ्टर नॉल हम बताते हैं कि क्या कॉम्प्लिकेशन है। ओके, तो याद रखना सर्वाइकल कैंसर के लिए ये स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोन एज द पैप स्मीयर। ओके, चलो इसके बाद क्या करोगे? आपने वो तो ले लिया, सैंपल ले लिया, उसके बाद आप स्लाइड को फिक्स करोगे 95% इथाइल अल्कोहल में और ईथर में, और फिर स्टेन कर दोगे पैपनिकोलाउ स्टेन में। क्लियर? स्टेनिंग कर दोगे, उसके बाद आप इसे पढ़ोगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर 36 नंबर ये है कि ग्रेड 5 इज रिलेटेड विद द इन्वेजिव कैंसर एंड ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर सर्विक्स शुड बी नीडेड। अगर आप यहां से निकाल रहे हो, ग्रेड में डिवाइड करते हैं हम, जो भी जितनी आप फाइंडिंग्स निकाल रहे हो, अगर ग्रेड 5 की फाइंडिंग निकल करके आ रही है तो ये एक इन्वेजिव कैंसर होता है और इसका ट्रीटमेंट कैंसर सर्विक्स का तुरंत हमें स्टार्ट करना चाहिए। ओके, तो ये बात आप याद रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 37, फर्निंग इज फाउंड एट द टाइम ऑफ द ओवुलेशन। ओवुलेशन के टाइम क्या होता है? जो म्यूकस होता है, सर्वाइकल म्यूकस, उसका जो होता है नेचर होता है वो थोड़ा सा फर्न टाइप दिखाई देता है, वो इसे बोला जाता है फर्निंग। ओके, फर्निंग इज ड्यू टू द हाई एनएससीएल। फर्निंग क्या होता है? हाई एनएससीएल एंड लो प्रोटीन प्रेजेंट इन द सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल म्यूकस में क्या होता है? हाई एनएससीएल होता है, लो प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से हमें फर्निंग देखने को मिलती है। ओके, तो याद रखना द सर्वाइकल म्यूकस इज सो ब्यूटीफुल। आप देख रहे हो कैसा दिखता है? फर्न की तरह दिखता है। ओके, फर्न आप जानते होंगे टेरिडोफाइटा फाइलम के मेंबर्स करते थे, बिल्कुल फर्निंग लीव्स लाइक यहां पर हमें अपीयरेंस देखने को मिलता है। क्लियर? चलो उसके बाद आ जाओ। अच्छा, 38 के बाद ये 42 पॉइंट है, आगे हमने कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड किए हुए हैं जो यहां पर छूटे हुए थे, उनको हमने आगे एक्स्ट्रा कर दिया है। ओके, पॉलीमिनोरिया का मतलब क्या होता है? लेस देन 21 डेज पे या फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन होता है। मींस आपने सुना होगा कि जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 डेज की होती है, बट अगर किसी फीमेल में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल लेस देन 21 डेज की हो जाएगी तो आपको पता है ये फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन होगा, इसे आप पॉलीमिनोरिया बोलते हो। देखो, पॉलीमिनोरिया का मतलब आप जानते हो, इतना तो आप जानते होगे कि जल्दी जल्दी मेंस्ट्रुएशन होना, बट एग्जैक्टली आपको नहीं पता होगा कि लेस देन
बना, और यही एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ओलाइगोमेनोरिया का मतलब होता है ग्रेटर देन 35 डेज पे इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन होना, या फिर आप कह सकते हो लेस देन 8 साइकिल पर ईयर। किसी फीमेल के अंदर लेस देन 8 साइकिल पर ईयर हो रही है तो आप इसे ओलिगोमेनोरिया बोलोगे। मेनोरेजिया का मतलब होता है ग्रेटर देन 7 डेज ब्लीडिंग, 7 दिन से ज्यादा तक ब्लीडिंग हो रही है, इसे आप मेनोरेजिया बोलोगे। हाइपोमेनोरिया का मतलब है लेस देन 2 डेज ब्लीडिंग हो जाए, 2 दिन से कमी ब्लीडिंग चली। मेट्रोरेजिया का मतलब होता है इर्रेगुलर इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। याद रखना ये किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से नहीं होता, ये हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से होता है। तो याद रखना मेट्रोरेजिया इर्रेगुलर होता है और इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है। मतलब एक मेंस्ट्रुएशन सपोज करो किसी का 1 मई को हुआ था और अब जाकर के क्या होगा 1 जून को होगा, तो इसके बीच में कभी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए इसे मेट्रोरेजिया बोल दोगे। क्लियर। चलो अगला पॉइंट है इंडिकेशन ऑफ द हिस्टेरोस्कोपी। हिस्टेरोस्कोपी के इंडिकेशन याद रखना, कौन कौन से इंडिकेशन है। आपसे पॉइंट बनाएगा, कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंडिकेशन ऑफ द हिस्टेरोस्कोपी, या वो आप 3 बातें ये लिख देगा, नीचे ऑल लिख देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑल हो जाएगा। मैं आपको बता दूं हिस्टेरोस्कोपी किस किस में करते हो। सबसे पहले है एंडोमेट्रियल पॉलिप, अगर पॉलिप का फॉर्मेशन हो रहा है, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है, एडेनोमायोसिस, यूट्राइन फाइब्रॉइड, मायोमैक्टमी, कंजेनाइटल मुलेरियन मैलफॉर्मेशन, एसरमैन सिंड्रोम और रिमूवल ऑफ द एम्बेडेड इंटरयूट्राइन डिवाइसेस। क्लियर। तो इसमें आप क्या करते हो हिस्टेरोस्कोपी करते हो। याद रखना एक पॉइंट, रिमूवल ऑफ एम्बेडेड इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। कभी आपसे पूछा जाए तो हो सकता है आप दिमाग ना लगा पाओ कि हम जब इंट्रायूट्राइन डिवाइस को निकाल रहे हैं तब हम क्यों हिस्टेरोस्कोपी करें, तो याद रखना वहां भी आप हिस्टेरोस्कोपी करते हो। एसरमैन सिंड्रोम के बारे में आप जानते हो, एडहेशन वगैरह हो जाता है यूट्रस के अंदर, ये मैं आगे आपको कभी पढ़ाऊंगा। ओके चलो। फन लाइक अपीयरेंस ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस ऑन माइक्रोस्कोपी इज ड्यू टू द ईस्ट्रोजन। जो ईस्ट्रोजन है उसकी वजह से क्या होता है सर्वाइकल म्यूकस का फर्न लाइक अपीयरेंस होता है। क्लियर। ये बात आप याद रखोगे। उसके बाद आ जाओ, देखो हाँ अभी मैंने आपको वॉर्थोलिन ग्लैंड बताई थी। वॉर्थोलिन ग्लैंड किसमें पाई जाती है फीमेल के अंदर, तो कहां पाई जाती है एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3 के जंक्शन पे, लेविया मेजोरा पे। ठीक है, तो याद रखना एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3 के जंक्शन पे पाई जाती है कौन सी ग्लैंड बार्थोलिन ग्लैंड। क्लियर। ये पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पीसीओएस का मतलब क्या होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ऑल्सो नोन एज द स्टीन लेवेंथल सिंड्रोम। इसे आप स्टीन लेवेंथल सिंड्रोम भी कहते हो। ये पॉइंट याद रखना, हो सकता है कभी आपसे स्टीन लेवेंथल सिंड्रोम करके कोई पॉइंट पूछा जाए तो आप समझ ही ना पाओ कि ये क्वेश्चन पीसीओएस का है। ओके। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रॉटरडैम्स क्राइटेरिया इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द पीसीओएस। पीसीओएस की डायग्नोसिस के लिए हम एक क्राइटेरिया यूज करते हैं जिसमें 3 चीजें होती हैं। उन 3 चीजों के बेसिस पे अगर उन 3 चीजों में से 2 पॉजिटिव आ रही हैं तो आप क्या बताते हो, आप बताते हो कि ये डायग्नोसिस है किसकी पीसीओएस की। तो उसमें क्या है वो आपको पता ही होगा, हिर्सुटिज्म वाला केस होगा, ओलाइगोमेनोरिया का केस होगा। तो ऐसे जाकर के आप पढ़ना एक बार, और मैं आगे इस चीज को बताऊंगा भी, या मैंने बताया भी होगा जो प्रीवियस लेक्चर है रॉटरडैम क्राइटेरिया के बारे में थोड़ा सा, कि डायग्नोसिस ऑफ पीसीओएस के लिए आप इसको यूज करते हो। क्लियर। डायनाजोल यूज करी जाती है किसके लिए एंडोमेट्रियोसिस और फाइब्रॉइड के लिए डायनाजोल यूज करते हो आप। क्लियर। एक अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, पॉइंट नंबर 50 आपसे एआईपीजीटी में पूछा जा चुका है। आपसे कई तरीके की आपसे क्या पूछी जाती है पैथोलॉजी पूछी जाती है वजाइना की। तो मैं आपको बता दूं क्लू सेल्स आर सीन इन द बैक्टीरियल वेजिनोसिस। बैक्टीरियल वेजिनोसिस में क्या होती है क्लू सेल्स देखी जाती है। क्लियर। ये पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसको आप अच्छे से नोट करना। क्लियर। चलो अगला पॉइंट, कॉन्टिन्यूअस प्रोजेस्टेरॉन यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम कॉजेज द एंडोमेट्रियल एट्रोफी। जो प्रोजेस्टेरॉन है वो क्या करवाता है एंडोमेट्रियल एट्रोफी करवाता है, और जो एस्ट्रोजन है वो क्या करवाता है एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाता है। ओके, ओवर एक्टिविटी ऑफ एंडोमेट्रियम करवाता है। क्लियर। ये पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये 51 पॉइंट। ड्रग यूज्ड फॉर द मेडिकल एबॉर्शन के लिए कौन सी ड्रग यूज करते हो स्टूडेंट आप माइफ्रेस्टोन यूज करते हो। ये बात आपको पता होगी कि कभी आपको अगर मेडिकल एबॉर्शन करना है तो आप क्या यूज करोगे माइफ्रेस्टोन यूज करते हो। क्लियर। मोस्ट कॉमन साइट फॉर द जेनाइटल टीबी क्या होता है एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब होता है। जो फैलोपियन ट्यूब का एम्पुला होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। मोस्ट कॉमन साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन भी होता है, मोस्ट कॉमन साइट फॉर द जेनाइटल टीबी भी होता है, और आपने एक चीज और पढ़ी होगी वाइडेस्ट पार्ट भी होता है फैलोपियन ट्यूब का। ठीक है, तो ये पॉइंट है मोस्ट कॉमन साइट फॉर द जेनाइटल टीबी। क्या क्या चीजों के लिए ये होता है मोस्ट कॉमन एम्पुला। पहली बात फर्टिलाइजेशन यहीं पे होगा, एम्पुला दिया है तो एम्पुला यूज करो, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन दिया हुआ है तो आप वो यूज करोगे। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया जेनाइटल टीबी के लिए मोस्ट कॉमन साइट होती है, दूसरी साइड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब भी होता है। क्लियर। ओके। मोस्ट कॉमन स्प्रेड ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट टीबी क्या होता है हेमाटोजेनस स्प्रेड। अगर सपोज करो किसी के अंदर जेनाइटल ट्रैक्ट टीबी है तो वो किस तरीके से पहुंचेगी हेमाटोजेनस ट्रैक्ट से पहुंचती है दूसरी जगह पे। क्लियर। अगला पॉइंट है इनफर्टिलिटी इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ द जेनाइटल टीबी। आपसे जेनाइटल टीबी से पूछा जाएगा कि मोस्ट कॉमन इसका प्रेजेंटेशन क्या है, तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा इनफर्टिलिटी हो जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं मैंने अबाउट यहां पर 50 पॉइंट्स आपको यहां पर क्लियर करे हैं, और ये वो इंपॉर्टेंट 50 पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप जाओ फ्री टाइम में बैठो
बैठो और इन पॉइंट्स को अच्छे से वीडियोस को देखोगे तो मेरी बातें आपको समझ में आएंगी। याद रखना, आप पढ़ने से ज्यादा सुनने की चीजें याद रखते हो, तो आप जब बार बार सुनोगे तो आपको क्या होगा, ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो अच्छे से इन पॉइंट्स को सारा करो, अच्छे से देखो, और अगर आपके पास टाइम है तो इनको लिखने की कोशिश करो। बहुत टाइम नहीं लगेगा, सिंपल सा है, 1 घंटे में आप निपटा दोगे, खत्म करोगे। लेकिन ये 50 पॉइंट वो पॉइंट हैं जो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। इनमें मैं कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं डाल रहा हूं जो पॉइंट आपके लिए अनइंपॉर्टेंट है या आपसे नहीं पूछा जा सकता। देखो, वो अलग की बात है कि पूछा जाए या ना जाए, बट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ओके, तो ठीक है, आपके पेशेंस के लिए थैंक यू। आपने 3 देर मुझे सुना, उसके बाद आप जाकर के इसको अच्छे से सुने, और दूसरी चीज, इसको अच्छे से बार बार रिवाइज करें तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से। और एक चीज और बता दूं, ये जो पॉइंट्स है ना, ये उन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग अपनी ओपीडी में रहते हैं। आप ईयरफोन लगा लो, मेरी आवाज सुनते रहो, पॉइंट्स देखते रहो, बस बहुत ज्यादा आपका इससे फायदा होगा। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।